हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। एक नए सीज़न में, एक नए सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। तो क्या हम करते हैं, जो स्टडी परचम चैनल है, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम सीटेट का प्रिपरेशन करते हैं और स्पेशली हम एसएसटी की तैयारी करते हैं। जो बच्चे पेपर 2 में एसएसटी लिया है, जिन बच्चों ने भी, उनके लिए ये वीडियो और ये जो आपका चैनल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। थोड़े अलग तरीके से पढ़ेंगे, है ना। और सबसे पहले मेरा ये मोटिव रहेगा कि आप लोग को थ्योरी क्लासेस दे पाऊँ एनसीईआरटी की, ताकि आप अच्छे से पढ़ो और पढ़ने के बाद आपको मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या और नए तरह के क्वेश्चन को भी मैं आपको समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी सीटेट एग्ज़ाम से पहले, है ना। तो अभी ये जो सीरीज़ आपकी चल रही है वो सीटेट जुलाई 2025 के लिए स्टार्ट करी है मैंने। इसमें आपको करना क्या है कि सीटेट में जो भी एनसीईआरटी के कंटेंट्स हैं उनको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाली हूँ और उसको हम एक एक चीज़ को पढ़ के अच्छे से समझेंगे। देखिए, एनसीईआरटी का जो कंटेंट है उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये आप सबसे पहले ये समझना है आपको। पढ़ने से क्या होगा कि जब आप एनसीईआरटी को समझ लेंगे तो अगर सीटेट किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, या वो क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में है या वो क्वेश्चन असर्शन एंड रीज़न के रूप में है ना, अभिकथन वाले क्वेश्चन है, कारण वाले क्वेश्चन है, तो वो आपके बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, आपको पॉलिटी की क्लास देखने को मिलेगी और पॉलिटी की क्लास में आपको एनसीईआरटी के पूरे कंटेंट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड और बहुत अच्छे तरीके से हम पूरे जो भी आपका सिलेबस है सीटेट का वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको ये वीडियो, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए बच्चे हैं, आप इस चैनल पर बने रहें। लास्ट में आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका सीटेट एग्ज़ाम ज़रूर पास कर पाओगे जिन बच्चों ने पेपर 2 एसएसटी लिया है। 6 to 8 के एसएसटी के कंटेंट को, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, तीनों हम सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 1 को। जिस तरह जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक आपके सीटेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देता है, तब तक आपकी पॉलिटी की क्लास आएगी। जैसे ही सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपकी हिस्ट्री की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और याद रखिएगा, जिन बच्चों ने पहले मेरे वीडियो देखे हैं, आपको पता होगा कि मेरे वीडियो थोड़े हटके रहते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और कनेक्टेड रहती है वीडियो, क्योंकि एक चैप्टर जो होता है वो दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड रहता है। तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। चैनल नया है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, तो अगर जो लोग नहीं जानते हैं, आपका काम क्या है कि छोटा सा काम करना है, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जो बच्चे एसएसटी पेपर 2 देने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिटी चैप्टर 1 क्लास 6 के कंटेंट को और बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है सीटेट जुलाई 2025, तो ये जो हमारी सीरीज़ है, हमारी सीरीज़ का नाम है टारगेट एनसीईआरटी उद्देश्य सीटेट, है ना। क्या नाम है हमारी सीरीज़ का, याद रखिएगा। इस सीरीज़ का नाम है, हमारा टारगेट क्या है, एनसीईआरटी, है ना, कि हम किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़े, है ना। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, बुक पढ़ लेते हैं और एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। बहुत सारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं होगा तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। तो एक कहानी की तरह से सारे चैप्टरों को हम सॉल्व करेंगे। स्पेशली मैं हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। तो इस पूरी सीरीज़ का, ये जो मैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज का ही नाम है टारगेट एनसीईआरटी, यानी हमें टारगेट किसको करना है, एनसीईआरटी को। और हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, सीटेट, यानी हमें किस तरह से सीटेट को क्वालिफाई करना है और एनसीईआरटी को टारगेट रखते हुए, ठीक है। डेली आपको देखने को मिलेगी क्लासेस
शाम के 7 बजे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। डेली शाम के 7 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाएंगी। वीडियो जो होंगे वो रिकॉर्डेड मैनर में होंगे, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाय नेहा सिंह, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक नए सीजन में, एक नई सीरीज को, टारगेट एनसीईआरटी उद्देश्य सीटेट। और आज का हमारा पहला चैप्टर है पॉलिटी क्लास 6, चैप्टर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, है ना। हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी को। दैट मीन्स यानी विविधता को समझना है हमें, है ना। किस तरह से हमारे देश में विविधता है और डाइवर्सिटी है ना। आप देखते होंगे कि बहुत अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं हमारे देश में। जैसे आपको दिख रहा है कि बहुत सारे स्टेट है, 28 स्टेट है ना। बहुत सारी यूनियन टेरिटरी है ना। 28 स्टेट है हमारा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आपके नॉलेज के लिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितने स्टेट है, तो हमारे देश में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, यानी 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, ठीक है। तो इतने सारे स्टेट है ना, भारत में इतने सारे स्टेट हैं, है ना, इतने सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बावजूद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। उसके पीछे रीज़न है कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। ये आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत सारी क्यूजीन है। क्यूजीन का मतलब है अलग अलग स्टेट के अलग अलग तरह के खाना है ना, व्यंजन है। कहीं आपको बिहार में आपको लिट्टी चोखा दिखेगा, तो आपको राजस्थान में बाटी, दाल बाटी दिखेगा, है ना। आपको एमपी में भी दाल बाटी दिखेगा। कहीं आपको इडली सांभर दिखेगा, है ना। साउथ में अगर चले जाओ तो आपको मोस्टली आपको क्या खाने को मिलेगा, तो आपको इडली सांभर डोसा खाने को मिलेगा, ठीक है। तो कहीं आपको कोस्टल रीजन में आपको सी फूड देखने को मिलता है। तो जितनी विविधता राज्यों में है उतनी ही भाषाओं में विविधता है ना। बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे यहाँ, इसलिए हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इसीलिए हिंदी को हम राज्य भाषा के रूप में, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को हम लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर को हमको कैसे कनेक्ट करना है, कैसे हम जाएंगे इस चैप्टर को, इस चैप्टर में समझाने की कोशिश क्या कर रहा है, वही तो हमें समझना है। तो इस चैप्टर का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी विविधता को समझिए। क्यों है हमारे देश में इतनी विविधता, है ना। तो कहीं आपको बाटी चोखा मिलेगा, है ना। हर जगह की हर अलग अलग तरह की खाना आपको देखने को मिलेगा। आप गुजरात चले जाओ तो आपको खमंड मिलेगा, ढोकला मिलेगा, है ना। इस तरह के खाने आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पंजाब में चले जाइए तो आपको सरसों का साग, मक्के की रोटी ये सब आपको मिलेगी। तो बहुत सारे खाना के कारण, है ना, बहुत सारी भाषाओं के कारण हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है वो बहुत रिच है, बहुत व्यापक है ना। हमारे देश में अलग अलग तरह की भाषाएं, अलग अलग तरह का खाना, है ना। ये सब डाइवर्सिटी को शो करता है, विविधता को शो करता है हमारा। इसके कारण हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सांस्कृतिक कल्चर है वो क्या है, बहुत विविध है। ऐसा आपको किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे देश में बहुत सारे डांस फॉर्म हैं। हम विविधता की बात कर रहे हैं तो कैसे समझना है, अलग अलग तरह के डांस है। कहीं आपको कथकली मिल रही है, कहीं आपको पंजाब में भांगड़ा, है ना, कहीं आपको गिद्दा देखने को मिल रहा है, कहीं आपको क्या है, गरबा खेलना है ना, घूमर है। बहुत सारे डांस फॉर्म है, बिहू है ना। ये सारे अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जाओगे तो आपको कथक देखने को मिलेगा, है ना। तो अलग अलग तरह के डांस फॉर्म के कारण भी हमारा देश क्या है, एक डाइवर्सिफाइड देश है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल स्टेट ट्रेडिशनल ड्रेस। अब हर स्टेट के ड्रेस भी आपको अलग तरह के देखने को मिलेंगे। इस कारण भी आपको महाराष्ट्र में अलग तरह के ड्रेस, आपको जम्मू एंड कश्मीर में अलग तरह के ड्रेस यानी परिधान, है ना, अलग अलग तरह के परिधान पहनते हैं, अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए हमारा देश कैसे है, विविध है। हमारा देश में क्या मिलती है, डाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, हमारे देश में क्या है, करीब करीब 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। जिसमें से 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको क्या दिया गया है, ऑफिशियली उनको मान्यता प्राप्त भाषा। जो अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी भाषा ऐसी है जिसको मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषाएं हैं। और किस शेड्यूल में आता है, 8th शेड्यूल में, है ना। 8th अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। वो 22 भाषाएं ये है, इसलिए भी हमारा देश क्या है, विविध है, अलग अलग तरह की भाषाएं हैं। आप एक बार ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी इन इंडिया, है ना, यानी भारत में विविधता। तो चलिए जितना भी हमने अभी स्लाइड में जो पिक्चर इमेज के थ्रू पढ़ा उसको हम एक एक डिफिनेशन से पढ़ते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है। लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं। विविधताओं एक वास्तविकता है जो कि जनसांख्यिक और दार्शनिक मतभेदों के व्यापक स्पेक्ट्रम से व्यक्तियों और समूहों द्वारा बनाई जाती है ना। यानी इंडिया इज द कंट्री ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी, पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, ईट different various types of food. Diversity is really created by the individual and the group from a broader spectrum of demography and फिजियोसॉफिकल डिफरेंसेस। ठीक है, तो क्यों है हमारा देश डाइवर्सिफाई, समझ में आया। अलग अलग तरह के त्योहार, अलग अलग तरह के व्यंजन, भोजन, है ना, भाषा के कारण हमारा देश क्या है, डाइवर्सिफाई है, डाइवर्सिटी मिलती है ना, विविधता मिलती है। करीब करीब 1600 भाषाएं जो हमारे देश में बोली जाती हैं। ठीक है, अब फैक्टर इन्फ्लुएंस, अब बोला जाएगा कि किस कारण से हमारे देश में डाइवर्सिटी है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में कि आपको फैक्टर बताने, कौन कौन से फैक्टर के कारण हमारे देश में विविधता पाई जाती है, विविधता को प्रभावित करने वाले कारण। तो यहाँ पर मैंने हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल यानी ऐतिहासिक कारण भी है, भौगोलिक कारण भी है। भौगोलिक कारण कैसे है, देखिए हर जगह हमारे देश में ना आपको अलग अलग तरह के ये आपको लैंडफॉर्म मिलेंगे। कहीं आपको पहाड़ मिलेगा, है ना, तो कहीं आपको पठार मिलेगा, तो कहीं आपको समतल जमीन मिलेगी, तो कहीं आपको, अगर हम देखें इंडिया का, तो ये कोस्टल एरिया मिलेगा। तो हर जगह का ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल फैक्टर अलग होने के कारण वहाँ के लोगों का पहनने का, खाने का तरीका अलग होता है, जिसके कारण हमारे देश में डाइवर्सिटी यानी हमारे देश में विविधता पाई जाती है। एक और कारण आप लिख सकते हो यहाँ पे कि कल्चर के कारण भी, अलग अलग कल्चर, है ना, सांस्कृतिक कारण भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है हमारे देश में विविधता का। तो क्या क्या हो सकता है, ऐतिहासिक कारण और भौगोलिक कारण, ये दो मेन कारण है। आप कल्चर को भी इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपसे सीटेट में ऑप्शन में पूछ दे कि क्या कल्चर भी रीजन है, सांस्कृतिक कारण भी है, तो यस, बिल्कुल सांस्कृतिक कारण भी है ना। यानी हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल अलोंग विथ कल्चरल डिफरेंसेस पाए जाते हैं हमारे देश में, है ना। इसके कारण हमारे देश में डाइवर्सिटी है। लाइफ ऑफ द पीपल नियर द सी इज डिफरेंट फ्रॉम द पीपल इन माउंटेन, यानी अगर जो लोग माउंटेन रीजन में रहते हैं उनकी लाइफ बिल्कुल अलग है, और सी रीजन में लोगों के रहने की जो लाइफ स्टाइल है वो अलग है, क्योंकि वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहाँ के हिस्टोरिकल कंडीशन, वहाँ का कल्चरल डिफरेंस अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे, जैसे देखिए ये हम पढ़ लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए डाइवर्सिटी तो है, अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, अलग अलग तरह के व्यंजन हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन है, हिस्टोरिकल कंडीशन है ना, लेकिन ये तब भी यहाँ पे हमारे देश में क्या पाई जाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। इतना ज़्यादा अलग होने के बावजूद भी हम सब में एकता मिलती है। देखिए क्या है, अगर कोई बिहार का रहने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना, तो बिहार का रहने वाला व्यक्ति है, उसका व्यंजन क्या है, लिट्टी चोखा है ना। सिंपल सा एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जब वो महाराष्ट्र में जाता है किसी जॉब के कारण से, है ना, माइग्रेट करता है, तो वहाँ पे वो क्या खाएगा, वो बड़ा पाव खाएगा, है ना, वो पाव भाजी खाएगा और अपने लिट्टी चोखा को वहाँ पे शेयर करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, कल्चर का आदान प्रदान होता है, सांस्कृतिक क्या होती है, जो विशेषता है उसका आदान प्रदान होता है। जो उनके साथ लोग रहेंगे वो लिट्टी चोखा बनाना पसंद करेंगे, है ना, और सीखेंगे, और बिहार के लोग क्या करेंगे, वहाँ का जो पाव भाजी है वो बनाना सीखेंगे और एक दूसरे को पसंद करेंगे। तो इस तरह से क्या है ना कि आज हमारे हर रेस्टोरेंट में, हर जगह आप जाओ तो आपको डोसा सांभर देखने को मिलेगा, इडली। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, इतना ज़्यादा हमारा रिच कल्चर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम देखते हैं कि क्या है कि हर जगह क्या हो गया, जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हम कल्चर को शेयर करते हैं, अपने सांस्कृतिक
जो हमारी जो विरासत है उसको हम शेयर करते हैं, है ना। तो आज हर जगह आपको, हर रेस्टोरेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, इडली सांभर देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, हम एक जगह की भाषा दूसरे जगह लेके जाते हैं, एक जगह का खाना, एक जगह की क्विजीन, आप हर जगह हर घर में आप देखो कि ढोकला बन रहा है ना। तो इस तरह से यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा, अगर मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लूँ तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड कम्युनिटी, है ना। हमारा जो लैंड है, यहाँ पे अलग अलग तरह के धर्मों को पालन किया जाता है, अलग अलग तरह की कम्युनिटी है। देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन आवर हैबिट एंड कस्टम एंड येट वी ऑल लिव टुगेदर एज इंडियन। हमारा जो कस्टम है, जो हमारी हैबिट है ना, हमारी आदतें जो हैं, हमारा जो रीति रिवाज है वो अलग है, बिल्कुल सबसे अलग है। लेकिन हमारे देश में क्या पाया जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर भी हम सभी भारतीयों के रूप में एक साथ रहते हैं। विविधता में एकता हमारे भारत देश की विशिष्ट विशेषता है ना। फिर भी हम क्या करते हैं, हमारे देश में लोग मिलके रहते हैं, बहुत सारे धर्मों का पालन भी होता है, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हुए भी, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी होते हुए भी हम सब एक साथ रहते हैं, अलग अलग कस्टम को फॉलो करते हैं, अलग अलग हैबिट को फॉलो करते हुए। जैसे वन नेशन मेनी वे ऑफ सेलिब्रेशन, इस स्लाइड में आप देखिएगा कि जब आप एक मकर संक्रांति का अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो मकर संक्रांति क्या है, एक फेस्टिवल है ना, जो कि 14-15 जनवरी को देश में के हर भाग में मनाया जाता है। तो कहीं हम बिहू सेलिब्रेट करते हैं। अब एक फेस्टिवल है मकर संक्रांति, लेकिन हम अलग अलग तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर आसाम में जाओगे तो बिहू होता है ना, बिहू सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप गुजरात साइड जाओ या यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में जाओ तो पतंगबाजी होती है ना, हम मकर संक्रांति को पतंग उड़ा के। तो अगर इधर साउथ में जाओगे तो हम पोंगल, ओनम, है ना, ये सब त्योहार मनाते हैं। और अगर आप पंजाब में जाओगे तो लोहरी मनाते हैं। तो एक फेस्टिवल को अलग अलग तरीके से हम मना रहे हैं, अलग अलग नाम से उस फेस्टिवल को, उस त्योहार को अलग अलग नाम से जान रहे हैं। लेकिन आपको हर जगह एक चीज़ कॉमन देखने को क्या मिलेगी कि वहाँ पे आपको हर जगह तिल का प्रयोग होता है ना, तिल के लड्डू का प्रयोग किया जाता है। तो ये हुई ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बढ़ेंगे और यूनिटी इन डाइवर्सिटी से आगे बढ़ते हुए कि हम दो ऐसे स्टेट यानी दो ऐसे जगह की बात करेंगे। एक है आपका केरला जो आपकी एनसीईआरटी बताती है, और दूसरा हम लद्दाख की बात करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों के ज्योग्राफिकल कंडीशन, ये दोनों जगह है जो इसकी बात हम केरला की करने वाले हैं और लद्दाख की करने वाले, इन दोनों की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है ना, जो भौगोलिक व्यवस्था है वहाँ की अलग है। तो किस तरह से अलग होने के बाद भी बहुत सारी आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी भी दिखेगी और बहुत सारी डिसिमिलैरिटी भी दिखेगी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक जैसी दिखेंगी और बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा किस तरह से भौगोलिक कारणों के कारण लोग रहने का तरीका, खाने का तरीका बदल जाएगा और बहुत सारे आपको कल्चर भी सेम दिखेंगे। तो वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम केरला की बात करते हैं। केरला कहाँ है? हमारे दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। यानी केरला कहाँ स्थित है, आपको मैप पर ध्यान रखना होगा। मैप आप इंडिया का देखते रहिए अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं। अगर आप सोशल स्टडी के स्टूडेंट हैं तो आपको मैप का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो केरला सबसे पहले क्या है कि कहाँ है हमारे इंडिया में, तो हमारे इंडिया में दक्षिण पश्चिमी भाग पर स्थित है। ये आपको अगर हम मैप की बात करें तो ये होता है नॉर्थ यानी उत्तर, ये होता है साउथ दक्षिण, ये होता है वेस्ट यानी पश्चिम, और ये होता है ईस्ट यानी आपका पूरब। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो कहाँ पाया जाएगा, साउथ वेस्ट में हमारा केरला पाया जाएगा। बस यही चीज़ बताई गई है। यह एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है। यानी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि एक तरफ तो ये कोस्टल एरिया, यहाँ पे आपको कौन सा यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको अरब सागर देखने को मिलेगा, है ना। ये केरला हो गया आपका। अगर मैं दूसरे कलर से दिखाऊं तो ये आपका केरला हो गया, ठीक है। तो केरला के एक साइड तो आपको कोस्टल एरिया यानी समुद्री एरिया दिखेगा और दूसरी साइड आपको यहाँ पे वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि एक तरह से केरला को यहाँ पे
लोकेट किया जा रहा है कि केरला कहाँ है। ठीक है, अब केरला के बारे में बताया जाता है, द पोर्टुगीज डिस्कवर द सी रूट टू द इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड 1498 विथ हिज शिप। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कलिकट नाम की एक जगह है, याद रखिएगा, कलिकट नाम की जगह है। वहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि भारत का, इंडिया का खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? तो 1498 यानी 1498 में, ईस्वी में, वास्को डी गामा जो कि यूरोप का रहने वाला था, और यूरोप में स्पेशली वो कहाँ का था? वो पोर्टुगीज था, है ना, यानी पुर्तगाल का रहने वाला था। तो वो सी रूट के थ्रू उसने क्या किया था? इंडिया की खोज की थी, और वो कहाँ उतरा था? कैलिकट नाम की जगह है, वहाँ उतरा था। तो ये चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं केरला के बारे में, वो हम देखेंगे। उसके बाद अब चलिए केरला के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो हमने पढ़ लिया कि ये साउथ वेस्ट एरिया में है, एक तरफ सी है तो एक तरफ माउंटेन है, ये हमने पढ़ लिया। अब केरला को हम स्पाइस सिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि केरला में बहुत तरह के मसाले पाए जाते हैं। वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन इस तरह की है, भौगोलिक वहाँ की स्थिति इस तरह की है कि वहाँ पे मसालों की खेती बहुत अच्छी होती है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मसालों की खेती कहाँ सबसे अच्छी होती है, तो किसको हम स्पाइस सिटी के नाम से जानते हैं? तो वो क्या है? केरला, है ना। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, लिटरेट लोग जो हैं, वो कहाँ पाए जाएंगे? केरला में। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो वहाँ पे पेपर जैसे हो गया आपकी काली मिर्च, है ना, लौंग, कार्डेमम, बड़ी इलायची, छोटी इलायची हिली एरिया में यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। वहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल है। फर्टाइल लैंड की मतलब क्या है कि वहाँ पर बहुत उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ जमीन के कारण वहाँ उपजाऊ जमीन है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होती है? चावल की खेती बहुत होती है ना। यानी केरला में क्या होती है? राइस कल्टीवेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो है वो फर्टाइल है, वहाँ की जो ज़मीन है वो उपजाऊ है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, रेनफॉल होती है। साउथ वेस्ट मानसून वहाँ पे दस्तक देती है। ठीक है ना, साउथ वेस्ट मानसून के बारे में हमने पढ़ा है पहले भी, आगे भी मैं जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, केरला भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये हम पढ़ चुके हैं। काली मिर्च, लौंग, इलायची पहाड़ी एरियो में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना। तो हम एक बात करते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। क्यों कहते हैं? बहुत पहले की बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत पहले क्या होता था कि इतने ज़्यादा मसाले पाए जाते थे कि यूरोप के लोग ना सोने और पैसे दे के यहाँ से मसाले सी रूट के थ्रू लेके जाते थे, है ना। जिसके कारण भारत में बहुत ज़्यादा पैसे हुई और बहुत ज़्यादा सोना हुआ, जिसके कारण हम भारत को सोने की चिड़िया करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे किस्म के मसाले पाए जाते हैं। स्पेशली काली मिर्च। काली मिर्च क्या है? ये इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, है ना। काली मिर्च को क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड, है ना। उपजाऊ भूमि और प्रचुर वर्षा के कारण यहाँ चावल की खेती अच्छी होती है ना। तो यहाँ पर वर्षा हो रही है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे अच्छी वर्षा होती है। उसके बाद बोला जाता है कि बहुत सारे अरब ट्रेडर, है ना, यानी कई अरबी व्यापारी केरल में आकर बस गए। आपको ये चीज़ देखना है कि मेरा ये जो सीरीज़ है, ये जो सेशन रहता है ना, वो बाइलिंगुअल रहता है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल तो है ही, क्योंकि बाइलिंगुअल सेशन है। तो आप अपने नोट्स बनाते रहिए, है ना। अगर एक आध महीने में मैं कोशिश करूँगी कि आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको बस अच्छे से सुनना है वीडियो को, है ना, और आपको पॉइंट बना बना के एक आप रफ कॉपी लेकर लिखिएगा। आपको मैं बता रही हूँ, आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर आपने पूरी वीडियो मेरी ये सीरीज़ की देख ली तो, है ना। तो आपको टारगेट रखना है कि आपको सीटेट क्वालिफाई हो जाए, और सीटेट से भी आगे आपको जाना है, KVS देखना है, NVS देखना है, DSSB में जाना है, तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेनी ट्रेडर्स यानी कई अरबी व्यापारी केरला में आकर बसे, है ना। इब्न बबूता, है ना, इब्न बबूता की हम बात करते हैं, है ना। वो 700 साल पहले यात्रा करके कहाँ पहुंचा था? केरला में पहुंचा था, है ना। यानी मेनी अरब ट्रेडर्स केम एंड सेटल इन केरला। इब्न बबूता ट्रेवल 700 ईयर एगो। अकॉर्डिंग टू हिम मुस्लिम कम्युनिटी वाज रिस्पेक्टेड। यानी इब्न बबूता नाम का एक ट्रैवलर था, एक यात्री था, जो कि 700 साल पहले
700 साल पहले, याद रखिएगा कितने साल पहले, 700 साल पहले केरला के तट पर वो आया था। और उसने क्या डिस्क्राइब किया था कि मुस्लिम जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद तो हम एक चीज हम क्या जानते हैं कि केरला में अलग अलग धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। तो कैसे हैं आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि वहाँ पे जैसे आपको ईसाई धर्म पालन करने वाले भी लोग वहाँ पे बहुत मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अबाउट 200 ईयर एगो सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू कम हियर एंड ब्रिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, और क्रिश्चियनिटी स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम द केरला। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ईसा मसीह थे, है ना, ईसा मसीह के 12 लगभग अनुयायी थे, उनमें से एक का नाम था सेंट थॉमस, जो कि इंडिया में सबसे पहले कहाँ आए थे, केरला में आए थे। कब आए थे, याद रखिएगा 2000 साल पहले केरला में वो आए थे, और उन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, है ना। उनके अनुसार आप यहाँ पे हमने इब्न बतूता के बारे में भी पढ़ लिया कि 700 साल पहले आए थे। फिर हमने सेंट थॉमस जो फादर थे उनके बारे में पढ़ा, है ना, वो क्या किए, उन्होंने भारत में क्या किया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ट्रैवलर था इब्न बतूता और दूसरे कौन थे, सेंट थॉमस थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ इस्तेमाल किए जाने वाली मछली पकड़ने के जाल बिल्कुल चीनी मछली पकड़ने के जाल जैसे दिखते हैं और इन्हें हम चीनी वाला कहते हैं। अब आपको इस चैप्टर में एक चीज बताया गया है कि जो यहाँ पे मछली पकड़ी जाती है, देखिए कोस्टल एरिया है ना, समुद्री एरिया है, तो यहाँ पे मछली पकड़ने का काम बहुत जोर शोर से होता होगा। तो मछली पकड़ने के लिए जो जाल का प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं चीनी वाला, है ना। तो हम क्या मानते हैं कि यहाँ पे जो चाइना है उसका भी यहाँ पे बहुत हद तक प्रभाव है। कैसे हम जान रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे मछली पकड़ने वाली जाल है वो बिल्कुल देखने में किसकी तरह है, जो चाइना में मछली पकड़ने वाली जाल है उसकी तरह देखने में है, और नाम क्या है, चीनी वाला। चीनी वाला से मतलब यहाँ पे चीन का जिक्र हो रहा है, जिससे हम क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे चाइना का भी बहुत प्रभाव पड़ा होगा, चाइना के ट्रैवलर आए होंगे, जिसके कारण यहाँ पे चाइना में जो मछली पकड़ने वाली जाल है उससे बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता यहाँ भी मछली पकड़ने वाला जाल है जिसका नाम है चीनी वाला। दूसरा क्या है, कैसे हम समझते हैं कि यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ तक कि तलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बर्तन को हम चीनी चट्टी कहते हैं, चीना चट्टी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक तलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक बर्तन जिसको हम चीना चट्टी कहते हैं। यहाँ भी चीन का यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिख रहा है, और ऐसा माना जाता है कि चीन शब्द चीन से आया है ना। यहाँ भी आपको चीन दिख रहा है, यहाँ भी आपको चीन दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे याद करना है कि जो बर्तन हम तलने के लिए केरला में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है चीना चट्टी, और जो हम मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है चीना वाला, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, है ना। बहुत सारे हिस्टोरिकल वेरियस रीजन के कारण यहाँ के लोग अलग अलग धर्म का पालन करते हैं। जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, बुद्धिज्म, सारे धर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण यहाँ यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म आपको देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ओणम उत्सव, जिसको ओणम फेस्टिवल कहते हैं। और ओणम फेस्टिवल में हम क्या करते हैं, बोट रेस होती है ना, नाव की दौड़ कराई जाती है ओणम फेस्टिवल में। याद रखिएगा, नाव की दौड़ कब कराई जाती है, बोट रेस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओणम फेस्टिवल ऑफ केरला। सबसे पहले आपको याद रखना है कि केरला के फेस्टिवल का नाम ओणम है। ओणम फेस्टिवल के दौरान बोट रेस कराई जाती है, नाव की दौड़ कराई जाती है, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, लद्दाख की बात करें, है ना। तो लद्दाख की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया कि दो ऐसे हम स्टेट का या दो ऐसे जगह का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी ने बताया है कि किस तरह से ये दोनों स्टेट एक दूसरे से अलग भी हैं और सिमिलर भी हैं। अब लद्दाख की बात करें तो लद्दाख इज ए लैंड वेयर awesome physical feature is set in an enormous and spectacular environment. It is surrounded by the world highest mountain range, the Karakoram in the north and the Great Himalaya in the south, है ना। तो देखिए बहुत माउंटेन रेंज में जो
आपको टॉप में ग्रेट हिमालय और काराकोरम आता है। तो इन दोनों के बीच में कौन पाया जाता है? लद्दाख। अभी हम मैप के थ्रू भी समझेंगे कि लद्दाख का लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ है। लद्दाख एक ऐसी भूमि है जिसकी भौतिक विशेषता अद्भुत है और यह एक विशाल और शानदार वातावरण में स्थित है। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली पर्वत श्रृंखला उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में महान हिमालय से घिरा हुआ है। लद्दाख कहाँ है? हिमालय लद्दाख। ये अगर लद्दाख है तो उत्तर में यानी नॉर्थ में क्या है? आप कौन सी पर्वतमालाएं दिखेंगी? काराकोरम। और आप इसके दक्षिण में क्या दिखेगा? आपको हिमालय, द ग्रेट हिमालय आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच में कौन है? आपकी लद्दाख है। लद्दाख जो कि क्या है? अभी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप मैप में देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये काराकोरम है और ये है ग्रेट हिमालय। और काराकोरम के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा लद्दाख। लद्दाख के नीचे आपको जास्कर रेंज, जास्कर के बाद आपको ग्रेट हिमालय है ना, और ग्रेट हिमालय में ही आपको दिखता है पीर पंजाल। तो ये आपको मैप का ध्यान होना चाहिए, लेकिन हम मैप को यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो उसके लिए ज्योग्राफी हमारे लिए एनफ है। ठीक है, तो आपको मैंने एक तरह से एग्जैक्ट लोकेशन बताया कि लद्दाख कहाँ है। अब लद्दाख है ना, बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत आया, ये आपका एनसीईआरटी बोलता है कि लद्दाख में आपको दो धर्म का पालन करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। एक आपको लद्दाख में मुस्लिम कम्युनिटी आपको बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगी, है ना, और दूसरे बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग वहाँ पे मिलेंगे। अब बौद्ध धर्म का यहाँ पे लद्दाख और तिब्बत का कनेक्शन यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुँचा। तिब्बत कहाँ है? चाइना के अधिकृत क्षेत्र में है ना। वैसे पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तिब्बत में आप देखोगे, जो आप देखते हो लहासा मार्केट लगता है ना, तो तिब्बतियन लोग आते हैं और भारत में लहासा मार्केट लगाते हैं जो कि वुलन मार्केट है। तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ये आपका तिब्बत हो गया, तो तिब्बत में भी बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, और ये आपका लद्दाख हो गया, लद्दाख में भी बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म कैसे पहुंचा? तो लद्दाख के रास्ते पहुंचा। बस यही लाइन यहाँ पे बोला जा रहा है। इस क्षेत्र में इस्लाम का आगमन, अब यहाँ पे इस्लाम कैसे पहुंचा? तो 400 साल पहले हुआ था, में से भी पहले हुआ था, और यहाँ मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है, यानी लद्दाख में बौद्ध धर्म के साथ मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है, यह आपको बताया जा रहा है। लद्दाख में गीतों और कविताओं की बहुत समृद्ध मौखिक परंपरा है, यानी लद्दाख के लोग क्या करते हैं? गीतों और कविताओं को मौखिक रूप से गाते हैं, है ना, मौखिक रूप से गाते हैं, यानी ओरल कल्चर है, यहाँ पे परंपरा है कि साथ में मिलके। और यहाँ पर बोला जाता है कि मुस्लिम और बौद्ध कम्युनिटी यहाँ के जो महाकाव्य है, तिब्बतियन राष्ट्रीय महाकाव्य, अब यहाँ पे जिसका हम केसर गाथा हम कहते हैं, केसर साग कहते हैं, है ना, सागा, तो केसर सागा नाम का एक तिब्बतियन महाकाव्य है। यानी यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी सीटेट क्या करता है कि जो केसर गाथा है, जो केसर सागा है ना, ये लद्दाख का महाकाव्य है, तो आप कभी भी इसको टिक नहीं करिएगा। ये कहाँ का महाकाव्य है? केसर गाथा जो है वो कहाँ का महाकाव्य है? ये तिब्बतियन क्योंकि यहाँ पे तिब्बत का भी इन्फ्लुएंस और बहुत ज़्यादा है, और लद्दाख पर तिब्बत का लद्दाख पर, और दोनों जगह क्या कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है ना, क्योंकि बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते ही तिब्बत पहुंचा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लद्दाख के मुस्लिम लोग हैं, सबसे पहले हमने बात करी कि लद्दाख में मुस्लिम और बौद्ध कम्युनिटी पाई जाती है, दो कम्युनिटी पाई जाती है। जब मुस्लिम कम्युनिटी 400 साल से पहले वहाँ पहुंची हुई थी, ठीक है, तो ये दोनों लोग में आपको यूनिटी देखने को मिलेगी। कैसे यूनिटी देखने को मिलेगी? क्योंकि एक तिब्बतियन महाकाव्य है, एपिक है, तिब्बत की एपिक है, जिसको हम केसर गाथा कहते हैं, केसर साग कहते हैं। ये दोनों कम्युनिटी मिलके गाते हैं, है ना। संस्करण यहाँ पे क्या है? स्थानीय संस्करण यानी तिब्बतीय राष्ट्रीय महाकाव्य केसर गाथा यानी केसर साग के स्थानीय संस्करण मुस्लिम और बौद्ध लोग दोनों ही मिलके गाते हैं, है ना। केसर साग को मुस्लिम और बौद्ध दोनों मिलके गाते हैं, ठीक है। लद्दाख के लोग की बात यहाँ पे की जा रही है। लैंड कवर विद स्नो, अब ये जो लैंड है ना वो स्नो से कवर रहता है, बर्फ से घिरा रहता है, यानी लद्दाख के लार्ज पार्ट में क्या रहता है? सालों भर स्नो रहता है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। अब कोल्ड डेजर्ट क्यों कहते हैं? यानी ठंडा मरुस्थल क्यों कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट का मतलब होता है ठंडा मरुस्थल।
तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोल्ड डेजर्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पे बर्फ से घिरी रहती है और यहाँ पर वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ पे वेजिटेशन यानी जो पेड़ पौधे अच्छी तरीके से नहीं होते हैं या ना के बराबर होते हैं, जिसके कारण हम इसको लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं, ठंडा मरुस्थल के नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं? लिटिल तिब्बत। लिटिल तिब्बत का मतलब कि बहुत सारा तिब्बतीय कल्चर यहाँ पे फॉलो किया जाता है। वहाँ का क्योंकि जो काव्य है, महाकाव्य है, जिसको हम केसर गाथा कहते हैं, उसको भी यहाँ पे गाया जाता है, जिसके कारण हम लद्दाख को दो नाम से जानते हैं। एक तो कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन कम है, यहाँ पे वर्षा कम होती है और पूरा साल बर्फ से ढका रहता है, तो यहाँ के लोग किस पर डिपेंडेंट रहेंगे? अब मान लीजिए कि वहाँ पे वनस्पति नहीं है, तो लोगों को भेड़ बकरियों पर क्या करना पड़ेगा? निर्भर रहना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए वहाँ के लोगों का जो व्यंजन होगा वो ज़्यादातर मांस होगा, दूध होगा, क्योंकि मांस और दूध कहाँ से मिलेंगे? हमको एनिमल से मिलेंगे। इसलिए वहाँ पे बकरियाँ, अलग किस्म की बकरियाँ पाई जाती हैं, जिसको हम पश्मीना बोलते हैं। पश्मीना नाम की बकरी से ही पश्मीना नाम का शॉल को बनाया जाता है, जो कि कश्मीर में बनता है, यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। तो शिप कीपिंग यानी वहाँ पे भेड़ों को पाला जाता है, भेड़ों को पाला जाता है, और एक पश्मीना नाम की गोट होती है, जिससे पश्मीना शॉल बनाया जाता है। और पश्मीना शॉल का बनाने का काम कहाँ किया जाता है? कश्मीर में किया जाता है। वहाँ का मेन फूड मीट और मिल्क है, जैसे चीज़ और बटर लोग ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वनस्पति नहीं होती है, और कुछ हरी सब्जियाँ होती भी हैं, तो उसको सुखा के ठंड के लिए रख लिया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, या गर्मियों के लिए रख लिया ताकि वो बाद में यूज़ कर सके। वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढकी हुई भूमि होती है। भेड़ पालन वहाँ पर किया जाता है। कश्मीर में पश्मीना शॉल बनाई जाती है। भोजन पर वो किस पर डिपेंडेंट है? मांस और दूध पे, और बकरियों और याक के बाल से बहुत सारे वुलन क्लॉथ बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ लद्दाख के बारे में बताई गई है, ठीक है। कारावेन रूट थ्रू पासेस थ्रू तिब्बत, ट्रेड इन टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट। अब देखिए अलग अलग किस्म के वुलन वहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत अच्छे किस्म के वुलन से स्वेटर शॉल बनते हैं, जो कि जो अच्छे किस्म के नहीं होते उनसे कारपेट बनाया जाता है। तो कारावेन का वो यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू वो कहाँ जाते हैं? तिब्बत जाते हैं। बौद्ध रीच तिब्बत वाया लद्दाख, ये हमने बताया है ना। तो ये चीज़ आपको पहले भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर हमने दोनों के बारे में सिमिलरिटी भी देखी, डिसिमिलरिटी भी देखी, कि कैसे केरला अलग है लद्दाख से, है ना, क्योंकि दोनों की ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल कंडीशन अलग है। लेकिन आपको दोनों जगह मुस्लिम कम्युनिटी दिख रही है, दोनों जगह बौद्ध कम्युनिटी दिख रही है, ये सिमिलरिटी आपको देखने को मिली। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपकी एनसीईआरटी बताती है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक है, जो कि किसने लिखी थी? भारत एक खोज या भारत की खोज एक किताब है, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री थे, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि भारतीय एकता बाहर से थोपी गई नहीं है, यह कुछ गहरी और उसके भीतर की बात है। लोगों में विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति सबसे व्यापक सहनशीलता का अभ्यास है। उन्हें विविधता को स्वीकार किया है और प्रोत्साहित किया है। भारत में विविधता में एकता विद्यमान है। नेहरू जी ने अपने देश का वर्णन विविधता में एकता के रूप में किया है। यानी नेहरू जी का कहना है कि हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, जो कि डाइवर्सिटी है ना, वो हमारे देश के लोगों पर थोपी नहीं गई है। लोगों ने अपनी मर्जी से सब चीज़ को अपनाया है, विविधता को अपनाया है, इसलिए हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। और इन सारी बातों का वर्णन उन्होंने किस पे किया है? भारत एक खोज या भारत की खोज नामक एक बुक में, जो कि किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था, जिसको हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया इस बुक में क्या दिया हुआ है। उसके बाद क्या है? जवाहरलाल नेहरू से इंडिया यूनिटी इज नॉट इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड, यानी इन यूनिटी जो हमारे देश में है वो इम्पोज नहीं की गई, थोपी नहीं गई है, जबरन नहीं दी गई है। हम अपने प्रेम से हम यूनिटी को, डाइवर्सिटी को क्या करते हैं? अपनाते हैं, ठीक है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। दूसरी बात एक में बताई गई, जो हमारा जनगण मन है ना, तो जनगण मन को किसने लिखा था? जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, उसको लिखने वाले कौन थे? तो
रविन्द्रनाथ टैगोर जी, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, और उन्होंने भी जनगण मन में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की है ना, विविधता पे एकता की बात की है। और जो ये हमारे जनगण मन लिखने वाले जो राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, आमार सोनार बांग्ला, उनका भी लेखन का काम उन्होंने ही किया। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे आपके इसमें एनसीईआरटी बताती है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको ब्रिटिश रूल के टाइम भी देखने को मिली। कैसे देखने को मिली? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देखी गई विविधता में एकता क्या थी? तो यहाँ पे विभिन्न सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपरा और पृष्ठभूमि से आए पुरुष और महिला अंग्रेजों का विरोध करने के लिए एक साथ आए, है ना। अलग अलग जाति धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति का पालन करने वाले लोग एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना किए, है ना। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, वे एक साथ जेल गए, है ना। उन्होंने संयुक्त कार्रवाई तय करने के लिए एक साथ काम किया, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर काम किया। इसलिए हमें ब्रिटिश रूल के टाइम क्या देखने को मिलता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है। हाउ इंडिया इज डाइवर्स, हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा इंडिया डाइवर्स है? यहाँ पे 8 प्रमुख धर्म पालन करने वाले 8 लोग हैं, यानी अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो टोटल कितने धर्म है? 8 धर्म है। वो 8 धर्म का पालन करने वाले लोग यहाँ पे आपको मिलेगा, है ना। और यहाँ पे 800-1600 के करीब भाषाएं हैं, अलग अलग तरह के नृत्य हैं, मातृभाषाएं हैं, जिसके कारण हम क्या कहते हैं? हमारे देश में विविधता है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि केरला एंड लद्दाख शेयर सिमिलरिटी इन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो केरला और लद्दाख में समानता कैसे आपको दिखी? तो बोथ वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना एंड अरब, बोथ प्रोड्यूस पश्मीना, बोथ हैव सेम कल्चर, या लैंड वाइज। तो कि लैंड वाइज तो सिमिलरिटी नहीं है। आपको लद्दाख में क्या दिखे? बहुत सारे पहाड़ दिखे, तो यहाँ पे कोस्टल एरिया दिखे। सेम क्लाइमेट भी नहीं है, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है केरला में, तो यहाँ पे वर्षा कम होती है। दोनों जगह पश्मीना वुल नहीं होता है। पश्मीना कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्मीना आपको लद्दाख में पाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि दोनों जगह चीनी और अरबी व्यापारियों का प्रभाव रहने के कारण दोनों जगह सिमिलरिटी दिखी है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग चीना वाला आर कॉल्ड, है ना। तो आपको जो यूटेंसिल यूज़ की जाती है ना, यूटेंसिल यूज़ की जाती है, जो बर्तन यूज़ की जाती है फ्राइंग करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम चीना पट्टी कहते हैं, या चीना तावा कहते हैं, या चीना चट्टी कहते हैं, या चीना पैन कहते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था, उसको हम बोलते हैं चीना चट्टी, है ना। और चीना वाला क्या होता है? चीना वाला यूज किया जाता है जो एक तरह का मछली पकड़ने का जाल है। ठीक है। सर्वधर्म संभव, है ना। सर्वधर्म संभव से का तात्पर्य क्या है? यानी रिलीजियस डाइवर्सिटी का मतलब होता है, धार्मिक विविधता का मतलब होता है सर्वधर्म संभव, है ना। तो जहां भी आ जाए सर्वधर्म संभव यानी रिलीजियस डाइवर्सिटी है, धार्मिक विविधता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Who wrote the travelogue that describe the lives of Muslim? किसने अपने ट्रैवलॉग में मुस्लिम के लाइफ के बारे में बताया है कि भारत में मुस्लिम जो कम्युनिटी है बहुत ही रिस्पेक्टफुल कम्युनिटी है, यानी मुसलमानों के जीवन का वर्णन करने वाले यात्री वृत्तांत किसने लिखा है? तो क्या वो जवाहरलाल नेहरू है? नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था? भारत एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इंदिरा गांधी भी नहीं, मैक्रोपोलो भी नहीं। इब्न बतूता ने क्या लिखा था? एक ट्रैवलर था जिसने ट्रैवलॉग लिखा था, है ना, यात्रा वृत्तांत लिखा था, जिसमें उन्होंने भारत के मुसलमानों का जिक्र किया था। क्या नाम है? इब्न बतूता, जो कि अरब व्यापारी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हु कंपोज इंडियन नेशनल एंथम? इंडिया का जो नेशनल एंथम है, भारतीय राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर इकबाल ने, भगत सिंह ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो बहुत इजी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम यानी हमारे राष्ट्रगान को लिखा था, अलॉन्ग विथ बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी। ठीक है। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को हम क्यों लिटिल तिब्बत कहते हैं? क्यों है, किस कारण से हम कहते हैं? देखिए, जोग्राफिकल कंडीशन एक जैसी है,
रिलीजियस सिमिलरिटी है क्योंकि दोनों जगह बौद्ध धर्म है। सिमिलर क्यूजीन है, जैसे आप मोमोज वगैरह आपको खाने को मिलेगा। लैंग्विस्टिक सिमिलरिटी भी मिली है, यानी चारों रीजन है। तो आपको क्या जाना है, आपको ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना है कि भौतिक निकटता, धार्मिक समानता, समान व्यंजन, भाषा भी समान है, जिसके कारण लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत, यानी लद्दाख का बहुत सारा कल्चर, बहुत सारा चीज़ तिब्बत से मिलता है। ठीक है, तो ये थे, आई थिंक मेरे क्वेश्चन ओवर हो गए हैं। ये थे आपके कुल 5 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।